वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रूरल इंडेप्टनेस कि गाँव के अंदर जो ऋण ग्रसिता है, यानी कि जो लोन वगैरह ले लेते हैं किसान, उनसे जो फिर उस लोन की किस्त नहीं दी जाती, तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो अपन हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हरियाणा इकोनॉमी या बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा, आप इसको कुछ भी नाम दीजिएगा। तो उसके अंदर है रूरल इंडेप्टनेस, ठीक है ना। यानी कि इंडेप्टनेस क्या होती है? ऋण ग्रसिता, कि एक बार आप कर्ज में फंस गए फिर उससे निकल नहीं पा रहे हो। तो फर्स्ट वन देखिए क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले है इसका मीनिंग क्या क्या है। तो प्रोफेसर किंडलबर्ग ने क्या कहा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो ज़्यादा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि ज़मीन वगैरह खरीदनी है, क्योंकि लैंड तो क्या है, फिक्स है। अब उस फिक्स लैंड पर क्या करना पड़ेगा, आपको मशीनें वगैरह खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये बात कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसमें एग्रीकल्चर में हम इंक्लूड करते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिव, गहन, सघन बोल सकते हो आप, कि सीड्स का यूज़ करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर का या कोई भी अदर एग्रीकल्चर इनपुट डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो ज़मीनें हैं वो तो लिमिटेड ही है। तो इंडिया के किसानों के पास फाइनेंशियल नीड जो है वो पैसा जो है वो कम है, क्योंकि मोस्टली किसान जो गरीब हैं, छोटे हैं, और उनको हर ऑपरेशन, हर एवरी एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बोल सकते हो कि मशीन लाने के, ट्रैक्टर के लिए, ऐसे के लिए नहीं, बल्कि यहाँ तक बीज वगैरह के लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, अगर आप सेक्टर को बूम करना चाहते हो, उसको पुशअप करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, उसको डेवलप करना चाहते हो, तो कम ब्याज पर किसानों को लोन देना आपको पड़ेगा, तभी जाके बात बन पाएगी, ठीक है। इंडेप्टनेस की अगर मैं बात करता हूँ, ये कोर प्रॉब्लम है इंडियन फार्मर की। तो नेशनल सैंपल सर्वे जो सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग करीब करीब 5 लाख से ज़्यादा जो है, और जो रूरल पॉपुलेशन है कि गांव के जो लोग हैं, वो करीब करीब आप ये मान लो कि 32% के आसपास जो है जिसके ऊपर लोन है। और उस 32 में से भी, अब जो लोन तो ले लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस लोन का 60% जो यूज करते हैं ना, वो अनप्रोडक्टिव पर्पज के लिए किसान कर रहा है। अनप्रोडक्टिव पर्पज का मतलब हो गया जहां पर आप पैसा लगाते हो और फर्दर इनकम जनरेट नहीं होती, यानी कि खर्चा होता है ना कि इन्वेस्टमेंट। सिर्फ 40% ही प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अनप्रोडक्टिव पर्पज का मतलब जैसे खेती के लिए लोन ले लिया और अपनी बेटी की शादी कर दी, हालांकि वो उसकी मजबूरी होती है बेचारे की, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाता है, अनप्रोडक्टिव। क्योंकि लोग क्या करेंगे, आएंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। तो जो रूरल क्रेडिट की जो नीड है वो लगातार क्या हो रही है, इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है कि पर हेक्टेयर जो भूमि है, भूमि या आप बोल सकते हो लैंड है, वो किसानों के पास क्या है, कम है। तो ऐसा इसके कारण होता है। तो इंडियन फार्मर को जो पैसे चाहिए वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ सोर्स है जहाँ से वो पैसा कलेक्ट कर सकता है, जहाँ से वो लोन ले सकता है अपने एग्रीकल्चर के लिए। कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं तो वो हम पढ़ेंगे। देखिए वन बाय वन अगर मैं बात करता हूँ, तो एक तो आता है आपका इनफॉर्मल, एक आता है आपका नॉन फॉर्मल। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फॉर्मल के अंदर आता है सर, जैसे बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर जैसे महाजनान हो गया, ट्रेडर हो गया, महाजनान हो गया, या फिर साहूकार हो गया, या मनी लैंडर हो गया, ये क्या कहलाते हैं, ये आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर। तो इसके अंदर यहाँ तो क्या है, कंबाइन दे रखा, क्योंकि वो टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, महाजनान, मनी लैंडर, ये ट्रेडर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक्स, इनके थ्रू जो गांव के किसान हैं वो लोग क्या करते हैं, लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए भी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए लोन कहाँ से लेते हैं, वो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, जैसे नाबार्ड से आप बोल सकते हो, बड़े बैंकों से वहाँ से लिया जा सकता है। तो फार्मर को क्या है, फार्मर को है ना प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लोन लेना चाहिए, ना कि अनप्रोडक्टिव के लिए। जबकि फार्मर क्या करता है, 60% यूज करता है लोन का अनप्रोडक्टिव पर्पज के लिए। इसीलिए डार्लिंग जो आप बोल सकते हैं, डार्लिंग ये वो वाली नहीं है। डार्लिंग के अकॉर्डिंग मतलब ऑथर उसने क्या बोला है कि जो इंडियन पेजेंट होता है, जो किसान है, भारतीय किसान जो है, वो क्या करता है, ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही जीता है, और ऋण में ही क्या करता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये मान लो कि आप ये मान सकते हो कि एसेंशियल के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो हेरिडिटी बोलो, हेरिडिटी इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगा, कि माता पिता जो थे उनके ऊपर ही कर्ज पहले से ज़्यादा है। तो इंडिया के अंदर ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसके फीचर क्या क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो वही सर, टोटल जो 32% जो लोग गाँव में रहते हैं वो लोन लेते हैं, उनमें से भी 60% का यूज़ अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडेप्टेड क्या मतलब, यहाँ पर बोलते हैं इंडेप्टेड को ऋणी, ऋणी व्यक्ति जो होता है, यानी कि गांव के अंदर जो लोगों ने 32% ने लोन ले रखा है, ठीक है, उनमें से भी जो किसान हैं वो
45% से ज़्यादा के हैं। एवरेज डेब्ट जो है एक किसान की फैमिली पर जो है वो कितना है, 1 लाख से ज़्यादा का, मतलब सॉरी ओवरऑल पूरी किसी फैमिली पर। अगर इस फैमिली के में 2 पार्ट्स हम डिवाइड करते हैं कि फार्मर वाला तो 5.3% उसकी टोटल प्रॉपर्टी का और नॉन फार्मिंग का 13.32% उसकी खुद की प्रॉपर्टी का, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर वर्कर हैं, जो लेबर हम बोल सकते हैं जिसको भैया बोलते हैं, वो 18% से भी क्या है ज़्यादा इनका लोन है। कहने का मतलब जितना कमाएगा 18% तो ब्याज दे आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भी क्या सर इतनी जो बेकार स्थिति है बेचारों की, तो क्या रीज़न है ऐसा कि ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो सर गरीबी, क्या है, गरीबी है, गाँव के अंदर अभी भी पिछड़े हुए हैं। हालाँकि वो मतलब ना टाइम टू टाइम डेवलप होते जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो अब भी शहरों के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं। तो एक तो इसलिए वो बेचारे लोन लेते हैं। दूसरा एंसेस्ट्रल डेब्ट, यानी कि जो माता पिता है किसान वो लोन छोड़ के चले जाते हैं तो बच्चों को वो बेयर करना पड़ता है, तो इसके कारण भी कर्ज में रहते हैं। सब डिवीजन या फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग, जो आप ये मान सकते हो कि जो टोटल इनकम है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, या आप बोल सकते हो कि जो ज़मीन है वो कम है, इसके कारण भी लोन लेना पड़ता है। मानसून की अनसर्टेनिटी, क्योंकि 55% या 60% के नियर अबाउट हमारी जो फसल है वो किस पे डिपेंड है सर, वो फसल डिपेंड है बारिश पे। अगर बारिश टाइम पे ना हो तो प्रॉब्लम आ जाती है। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर अनसर्टेनिटी है, क्यों? क्योंकि जो आपने खेती कर ली, पहली तो बात है पैसे लेके खेती करो। दूसरा कोई बीमारी, जैसे अभी टिड्डे की बीमारी आई थी, ठीक है, इंसेक्ट पेस्टिसाइड या रेन के कारण भी, कभी जब बारिश होनी है तब ना हो, और जब अब जैसे फसल पकी है तब मौसम खराब कर रखा है हमने। फिर आता है इलिटरेसी ऑफ फार्मर, कि फार्मर पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए जो गांव के साहूकार लोग हैं, महाजनान हैं, मनी लैंडर है, वो क्या करते हैं, इनका नाजायज़ फ़ायदा बेचारों का उठाते हैं और अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लोन दे देते हैं। उनको पता है फिर इसको पूरा तो किया नहीं जाएगा, तो उससे फिर हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। नेक्स्ट बनाता है मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो इनपुट वगैरह हैं, जैसे कॉस्ट हो गई, फर्टिलाइजर, खाद का कट्टा बोलते हैं, महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया, दवाई महंगी होगी, बीज इतने का महंगा आया है, तो क्या है इनके भी रेट लगातार बढ़ रहे हैं और किसान की खुद की बेचारे की हालत क्या रहती है, वो भी ठीक नहीं रहती। और जो मनी लैंडिंग वाले हैं, जो आप बोल सकते हो आप वीसी सिस्टम, ठीक है, तो यानी कि वो भी क्या है सातिर दिमागी होते हैं, आप बोल सकते हो, या खराब मनचाहा इंटरेस्ट रेट उनसे लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ वेस्टफील्ड एक्सपेंडिचर, सोशल ओब्लिगेशन, जो समाज है, जो बेचारा मिडिल तबका है, आप मान सकते हो, या किसान लगा लो, वो क्या करता है भाई, किसी का जन्म हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी का कोई सोशल फंक्शन है, तब उसको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। आजकल तो लोग जगराते में शादी जितना खर्चा कर देते हैं, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं लिटिगेशन, कि मुकदमेबाजी में किसान जो है छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट कर लेता है, फिर वो केस चलता रहता है, केस के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, साहूकार से के पास जाना पड़ेगा, और साहूकार चाहता ही यही है। लैंड रेवेन्यू टैक्सेस, गवर्नमेंट वगैरह भी पानी की सिंचाई के लिए आप जो भरते हो टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, माल जिसको बोलते हुए माल आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की मार्केटिंग नहीं हो पाती भी, कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट तो जैसे तैसे करके किसान ने बना दिया सबसे लड़के, चाहे वो साहूकार से लड़ा हो, चाहे वो बोलते हैं ना किस्मत से लड़ा हो कि बारिश टाइम पे ना हुई, तो कुछ भी XYZ है, लेकिन फिर भी उसके प्रोडक्ट को कोई नहीं लेता। इसलिए जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है, लेकिन वो भी इनफ नहीं है, ज़्यादा नहीं। अब इसके क्या कारण है कि रूरल इंडेप्टनेस के कारण क्या इफेक्ट हो रखा है जी। सबसे पहले एक्सप्लोटेशन होता है फार्मर का, नो डाउट, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं गांव वाले जो होते हैं, और यहाँ तक कि सुसाइड भी कर देते हैं। और ये जो आंकड़ा है आप गूगल पे कहीं भी सर्च कर देख लेना किसान कितने सुसाइड करते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। एडवर्स इफेक्ट होना है एग्रीकल्चर, और इसका क्या होता है एग्रीकल्चर पे इफेक्ट एडवर्स होता है। रीजन क्या होता है कि जो किसान जो है लोन लेता है, अपने डे बाई डे की रूटीन एक्टिविटी में पैसा सारा खर्च कर देता है, जबकि एग्रीकल्चर के लिए तो काम ही नहीं कर पाता। इसके बाद डिस्ट्रेस सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो साहूकार महाजन है उनको कम रेट पर बेचने के लिए वो बेचारा क्या होता है, कंपाइल उसको किया जाता है, उसको विवश किया जाता है, या फिर अपनी लाइवलीहुड जो है जीवन यापन आजीविका वगैरह बोल लो कि वही उसकी आसानी से नहीं गुजरती। वो बोलता है ना वही कि सोचे तो तब जब उसकी बेसिक नीड पूरी हो, है ना, रिवोल्ट तो तब करे जब उसकी बेसिक नीड पूरी हो। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, कि कई बार क्या होता है भाई साहूकार ज़मींदार से इतने पैसे ले लेता है कि उसको अपनी ज़मीन ही बेचनी पड़ती है लास्ट में, और एक किसान के लिए उसकी ज़मीन बेचना मतलब आप मान सकते हो बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क है। सोशल इफेक्ट होता है, सोशल इफेक्ट का मतलब जैसे खाई खोल के, जैसे हैव्स या हैव्स नोट, हैव्स का मतलब होता है अमीर रिच आदमी, और हैव्स नोट का मतलब होता है पुअर गरीब। तो अमीर और गरीब की खाई और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, ये भी ध्यान रखना आपका, ठीक है। इसके अलावा मोरल इफेक्ट भी होता है, आपने देखा हो तो वो बेचारा एक भिखारी की तरह बन जाता है, भाई पैसे उसको टाइम पे मिलते नहीं है, फिर जो साहूकार नाप शनाप रेट पर उसके लोन देते हैं,
ठीक है, पुरानी फिल्में उठा के देख लेना, आजकल तो नहीं बनती इतनी, पुरानी फिल्मों में यही है सारा सिस्टम, तो वहाँ से आप और भी ज़्यादा सीख जाओगे। नेक्स्ट में था भाई सोल्यूशन क्या है सर, प्रॉब्लम तो बहुत देख ली, सोल्यूशन बताइए क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना यही कि सोल्यूशन क्या किया जा सकता है। तो नंबर 1 आता है भाई रिडक्शन इन दी ओल्ड डेब्ट्स, कि पुराने जो डेब्ट्स हैं उनको कम करो। तो सरकार आपने देखा अब भी करते हैं वैसे तो, लेकिन कांग्रेस राज में ज़्यादा किया जाता, जैसे इलेक्शन आते थे तो ब्याज माफ़ कर देते थे। मोदी भी कम नहीं है, मोदी सरकार भी, तो हर किसी में होता है, जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं तो क्या है, किसानों के लिए ऋण माफ़ी का हो जाता है, ब्याज माफ़ कर देते हैं, लोन भी माफ़ कर देते हैं। तो इसी तरह से इनको गवर्नमेंट ने उठाने के लिए भी डेब्ट कॉन्सिलेशन एक्ट बनाया था एक, तो आप याद रख सकते हो ये काम, और एक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेब्ट रिलीफ स्कीम भी लॉन्च की गई थी। कहने का मतलब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भी जो है इनको रिलीफ देने के लिए फार्मर को बहुत सारे काम करती है। क्या क्या काम करती हैं आइए पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन दिया गया डेब्ट रिलीफ मेजर ऑफ डिस्ट्रेस फार्मर, कि अगर कोई संकट के अंदर फार्मर है तो उसको रिलीफ देना। रिलीफ इन द सेंस है कि आप उसको बोल सकते हो, सरकार ने बोल दिया कि भाई एक काम करो, बैंक से ब्याज ले रखा ना, सेटलमेंट कर ले, आप थोड़ी सी अमाउंट पे कर दो, बाकी सारा आपका माफ़ कर देंगे। डेब्ट वेवर या रिलीफ पैकेज, ये इसके थ्रू किया गया था कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, तो ये 25% तक का जो आप बोल सकते हो कि ब्याज है, लोन जो है वो फ्री कर दिया जाता है। भाई 75% दे दे, 25% रहने दे। और जो छोटे किसान है ना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, जिसकी 2 एकड़ से ज़मीन कम है, उनका माफ़ी कर दिया। उनका क्या कर दिया, माफ़ कर दिया, और उनके अलावा जो बच गए 2 एकड़ से ज़्यादा, उनका 25% माफ़ कर दिया। तो अलग अलग टाइम टू टाइम स्कीम लॉन्च होती रहती है, और ये रेट जो है घटती बढ़ती रहती है, तो इतना ज़्यादा आपको रेट वाला ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। रिकवरी लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की गई थी 2013 के अंदर, इसके अंदर 50%, मैंने बोला था ना पहले 25 था, 50% कर दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्टली जो स्कीम होती है वो इंटरेस्ट को फ्री करती है, किसको करती है, इंटरेस्ट को हटाती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इंटरेस्ट एंड लोन ये दोनों के लिए यूज किया जाता है रिकवरी लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसी तरह स्टेट लोन वेवर स्कीम फॉर रूरल आर्टिसन। अब आर्टिसन देखो, सिर्फ आप ये मान लो सिर्फ किसान नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी पेटी जो छोटे दुकानदार हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है, लेबर बेचारे तबका है, उनके लिए भी एक स्कीम लॉन्च की गई थी। क्या लॉन्च की गई थी, उन्होंने जो लोन ले रखा वो माफ़ कर देंगे 10,000 रुपये तक का, लेकिन कंडीशन क्या थी कि लोन जो लिया होना चाहिए वो गाँव के अंदर जो सहकारी बैंक होता है ना आपका प्राइमरी, वहाँ से लोन लिया हुआ होना चाहिए, ये इसकी मेन कंडीशन थी। आपको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से लोन लिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन फिर आता है इसके अंदर रिकवरी लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई थी। वही बात है, ये भी स्कीम किसके लिए है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर्मल चैनल से लोन ले रखा ना, तभी छूट सरकार देगी, इनफॉर्मल वाले से नहीं देगी, तो ये भी ध्यान रखना है। टाइमली पेमेंट अगर कोई कर रहा है उसको 2% ब्याज में माफ़ कर देंगे भाई, अगर मान ले 7% ब्याज था, 2 घटा के 5 दे दे, अब ये भी किया जा सकता है। तो ये तो था कि अगर पुराना है, अगर मान ले गलती हो गई है, उसको कैसे सुधारा जाए उसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं सर, जब नया लोन लें तब क्या करना चाहिए। तब भी तो ज़रूरी है कि साहूकार जो है, महाजनान जो है, या फिर जो बैंक वाले हैं वो ज़्यादा बेचारे किसानों का शोषण ना कर पाए, गाँव वाले का शोषण ना कर पाए, तो कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले रिड्यूस इन अनप्रोडक्टिव डेब्ट्स, कि भाई अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए बैंकों को बोल दिया लोन ही नहीं देना, ठीक है, ये काम किया। दूसरा, किसानों को सेविंग करने के लिए, जैसे अभी जन धन योजना के अंदर खाते खोले, उससे पहले भी अलग अलग सरकार द्वारा अलग अलग योजना के लिए खाते खोले गए थे, तो सेविंग के ऊपर मेन फोकस करना, क्योंकि सेविंग होगी तभी उसको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। कंट्रोल और मनी लेंडर, हाँ ये जरूरी है कि मनी लेंडर, उनके ऊपर सरकार ने निगरानी रख दी, टाइम टू टाइम उनकी चेकिंग करना। उसने बोल दिया सरकार ने कि अगर गड़बड़ पाई गई ना, जो हमने रेट मान लिया, सपोज हमने बोल दिया 5% पे ब्याज देना है और उसने 15% पे दे दिया, कि अगर गड़बड़ मिले ना तेरा लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो मैंने बोला कि फॉर्मल चैनल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो है, इनफॉर्मल तो यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं करते। इनफॉर्मल का मतलब ही होता है सरकार का कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा प्रोहिबिशन अक्वायरिंग फार्मर सिक्योरिटी, की फार्मर की ज़मीन नहीं खरीद सकता जिस बंदे ने लोन दे रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद है एजेंसी ऑफ द रूरल क्रेडिट, सरकार ने किसानों को लोन देने के लिए अलग अलग टाइप की, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई ताकि शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जा सके, लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाया ताकि लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे जा सके, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक बनाई, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस बनाया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका, ये क्वेश्चन आ सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो ये आपको याद करना है कि कुछ लोग मिलकर गाँव से छोटी छोटी सेविंग इकट्ठा करते हैं, फिर किसी वहाँ के बड़े बैंक में जमा करवा देते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से उनको ब्याज वगैरह भी मिल जाता है।
फिर आता है इंक्रीज इन फार्मर इनकम, कि फार्मर इनकम को कैसे न कैसे करके बढ़ाना। कैसे बढ़ा सकते हो? अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवा के कम रेट पर, खाद अच्छी, मशीन, इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि सिंचाई वगैरह सब कुछ किसानों को सब्सिडी वगैरह दो। अब खाते में, सरकार के खाते में, सॉरी किसानों के खाते में 2,000 रुपये आते हैं पर एकड़, ठीक है, 2,000 रुपये किसान के खाते में आते हैं। तो ये छोटे किसानों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या, इससे अपना अच्छी क्वालिटी के बीज वगैरह खरीद सकता है, तो इसके रिगार्डिंग हो सकता है। फसल बीमा होने लग गया तो वो भी है। इसके अलावा मैक्सिमम क्रेडिट रूरल आर्टिसन या पीटी का शॉपकीपर, ये पहले 25,000 थी, फिर 35 कर दी, फिर 50 तक चली गई, तो ये आपको याद रखना है। फिर इंटरेस्ट की छूट दे देना, कि मैंने बोला था पहले 7 है, फिर 3 कर दिया गया, 7 से क्या कर दिया गया 3। लेकिन जो ये एक बात और आपको याद रखना है, जो ये छूट का बेनिफिट मिलता है ना, ये उन्हीं को मिलता है जो पिछला टाइम टू टाइम पे करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल फ्री बैठे थे और आपने सोचा ये सरकार स्कीम निकालेगी फ्री, ऐसा कुछ नहीं होता। स्ट्रेंथिंग देना रूरल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, सेक्टर को। रूरल फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब होता है भाई साहूकार, महाजन, इनसे पीछा छुटवाना विचारों का, फॉर्मल चैनल में लेके आना। भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले ले, एग्रीकल्चर बैंक से ले ले, ठीक है, कमर्शियल बैंक से ले, जैसे पीएनबी, एसबीआई, इनसे ले ले। तो ये इनके रिगार्डिंग बात की गई है। सहकारी बैंक से ले लो, इसके रिगार्डिंग। तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो सबसे पहले आता है हरको बैंक। फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। कब बना था? जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, नवंबर 1966 को। कितनी ब्रांचेज है सर? सेंटर की 19 है, टोटल ब्रांचेज 619 है, और टोटल प्राइमरी के लिए कितना है? 700 कुछ मैं करवा के आया हूँ पीछे, वो कर लेना आपको। तो ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए लोन देता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देता, ये आपको ध्यान रखना है। क्या सिर्फ किसानों को देता है? नहीं जी, किसानों के साथ साथ रूरल आर्टिसन को देता है, एग्रीकल्चर लेबर को देता है, छोटे बिजनेसमैन को देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है आपका हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, HS। आपको देखो यहाँ से सिर्फ हरियाणा याद रखना है, बाकी हरियाणा स्टेट सॉरी, और बाकी सारा सब सिस्टम अपने आप याद हो जाए। कैसे याद हो जाएगा? इसको सिर्फ ऐसे पढ़ना है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, CARDB, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। आगे क्या है? हरियाणा स्टेट के अंदर। तो अब ऐसे एक सीक्वेंस बनाएगी। क्या सीक्वेंस बना? जैसे हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, याद रह जाएगा ना, ये तो सिंपल। तो क्या याद रखना आगे? हरियाणा स्टेट। अब इसके अंदर हरियाणा स्टेट के अंदर जो दिया गया है, इसके अंदर डाल दिए गए डिस्ट्रिक्ट। भाई क्या डाल दिया गया? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रूरल बैंक, ये डिस्ट्रिक्ट का। फिर डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या डाल दिया गया था? प्राइमरी के अंदर क्या डाल दिया गया? प्राइमरी का। बाकी सारा चीज़ वही याद रखना है। तो ये क्या है? अलग अलग ऐसे बना दिए गए। तो हेड कौन हो गया? हरियाणा का हो गया। क्या हो गया? हरियाणा वाला। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया, फिर आपकी प्राइमरी लेवल पर हो गया। ये क्या है? लास्ट में क्या लिखा है? PCARDB, ये लिख रखा, ठीक है ना। ये आपको ऐसे याद करना है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको सीक्वेंस याद रखनी है। कोई फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसके बाद सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। कब बना था? 29 नवंबर 2013 को बना था। 2 RRB को मिलाकर बना था, एक तो हरियाणा ग्रामीण बैंक और एक गुड़गांव, अब तो गुरुग्राम हो गया है, गुड़गांव ग्रामीण बैंक। इन दोनों को मिलाकर मर्ज कर एक बैंक बनाया गया था, जिसको बोलते हैं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। ये क्या करता है? जो नाबार्ड होता है आपका, उसके थ्रू इसको पैसा मिलता है। PNB पंजाब नेशनल बैंक इसको स्पॉन्सर करता है, और ये छोटे मोटे जो लोन वगैरह हैं ये प्रोवाइड करवाता है गाँव के अंदर, ठीक है। एजुकेशनल लोन देता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे देता है, किसान क्रेडिट। लेकिन क्या होना चाहिए उसके पास? किसान क्रेडिट कार्ड होना, जनरल क्रेडिट कार्ड, महिला विकास कार्ड, इनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके इसको लोन मिलेगा। और लास्ट का अगर मैं बात करता हूँ तो फिर आता है अपना कमर्शियल बैंक। क्या आता है? कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस भी। कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस भी आप ये मानो करीब करीब 4,000 के नियर अबाउट कमर्शियल बैंक है और 3,000 के नियर अबाउट पोस्ट ऑफिस हैं। ये भी किसानों को, वहाँ के गांव के लोगों को, खासकर रूरल के लिए लोगों को लोन वगैरह देते हैं और इनकी ब्रांचेज वहाँ पर ओपन करते हैं। तो और अगर कंक्लूजन की बात करता हूँ, किसके बारे में बात करते हैं? कंक्लूजन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो क्लियर कट है कि हरियाणा के अंदर जो है सीरियस मेजर है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे अब भी किसी साहूकारों के जालों में फंसे हुए हैं। तो उनको जल्दी से जल्दी कैसे करके लोन निकाला जाए उससे। और अगर मान लिया किसी ने बैंक वगैरह से लोन ले रखा, तो बैंकों को डायरेक्ट निर्देश दे रखे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ किसान से पैसे निकलवा सकते हो। आप बोल सकते हो कि प्रिवेसिव मेजर से। प्रिवेसिव का मतलब होता है भाई उनसे बात वगैरह करके उनको जेल नहीं हो सकती। पहली बात तो ये करें, किसान, किसी भी किसान को जेल नहीं होगी। पहले जेल की भी सज़ा होती, अगर डिफाल्टर हो गया तो जेल हो जाती थी, लेकिन अब जेल का कोई प्रावधान नहीं है। आप उसकी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकते, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा दिया गया था आपका रूरल इंडेप्टनेस। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।